Hello everyone, today we will discuss chapter 4 of class 7th, the atmosphere and its temperature, वातावरण एवं उसका तापमान. Have you ever thought what it would be like if there had been no air? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हवा न होती तो क्या होता? यदि हवा न होती तो पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह होती, यानी बिना जीवन के. इस चैप्टर में हम वातावरण और वातावरण में होने वाली विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करेंगे. एटमॉस्फेयर, वातावरण. द अर्थ is a unique planet. Its capacity to support life makes it different from all other planets. पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है. जीवन का सपोर्ट करने की इसकी क्षमता इसे अन्य सभी ग्रहों से अलग बनाती है. Because life is possible on the earth. यह पृथ्वी हवा के एक लिफाफे से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं. वातावरण पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन कुल द्रव्यमान का 99% वातावरण 32 किलोमीटर के भीतर पाया जाता है. वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा पृथ्वी पर रुका हुआ है और यह गैस के अणुओं के मिश्रण से बना है. अणु एक मुक्त अवस्था में किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है. सभी अणु सभी दिशाओं में अनियमित रूप से मूव करते हैं. Usefulness of the atmosphere. Atmosphere is very useful to living beings on the earth. In fact, atmosphere is one of the necessary components of the biosphere, and without air, life would not have been possible on our planet. वातावरण की उपयोगिता. वायुमंडल पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए बहुत उपयोगी है. वास्तव में वायुमंडल जीवमंडल के आवश्यक घटकों में से एक है और वायु के बिना हमारे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है. वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर शील्ड के रूप में कार्य करता है और पृथ्वी को अंतरिक्ष किरणों से, कॉस्मिक रेज से बचाता है. यह उल्काओं से पृथ्वी की रक्षा में बाधा के रूप में भी कार्य करता है, जो पृथ्वी पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं. पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उल्काएं रात के आकाश में शूटिंग स्टार्स के रूप में दिखाई देती हैं और वे हमारे पास पहुंचने से पहले ही जल जाती हैं. बड़ी संख्या में उल्काएं चंद्रमा से टकराती हैं और चंद्रमा की सतह पर गहरे निशान छोड़ देती हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है. Even radio communication on the earth are possible as the upper layers of the atmosphere stop sound waves from escaping into the space. यहाँ तक कि पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी परतें हवा तरंगों को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं. Next, atmospheric makes the earth habitable by maintaining right temperature on the earth's surface. वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर सही तापमान बनाए रखने से पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है. पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का वातावरण भी वायुमंडल के माध्यम से होता है. उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन्स. सूर्य से उपलब्ध बड़ी मात्रा में ऊर्जा ठंडे क्षेत्रों तक पहुंचाई जाती है, जिससे पृथ्वी के विभिन्न भागों के बीच में तापमान का अंतर कम हो जाता है. All the phenomena like precipitation, winds, evaporation, etc. concerning weather and climate happen in the atmosphere. वर्षा, हवाएं, वाष्पीकरण आदि जैसी घटनाएं मौसम और जलवायु के वातावरण में होती हैं. Can you imagine life on Earth without atmosphere? क्या आप बिना एटमॉस्फेयर के, बिना वातावरण के लाइफ पॉसिबल समझ सकते हैं कि जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आपको हर समय ऑक्सीजन के सिलेंडर को हर जगह ले जाना होगा, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है. पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं होगा. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और जो गैसेस हैं ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं जल वाष्प हैं. हवा में विभिन्न गैसों के अनुपात को हम इस फिगर में देख सकते हैं.
nitrogen, oxygen, other organ. Next, all the gases present in the atmosphere are very important for us. वायुमंडल में मौजूद ये सभी गैसें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। नाइट्रोजन पदार्थों को नियंत्रित करने और जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हमको बचाती है, क्योंकि वो उनको एब्जॉर्ब करती है। हवा में मौजूद जल वाष्प सभी वर्षा का आधार है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन को बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मनुष्य या जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्यों या जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा उपयोग की गई राशि के बराबर होती है, जिससे कि पूर्ण संतुलन बनता है। हालांकि However, the balance is upset by burning of fuels such as wood, coal, dung and oil. हालांकि लकड़ी, कोयला, गोबर और तेल जैसे ईंधनों के जलने से संतुलन बिगड़ जाता है। प्रत्येक वर्ष वायुमंडल में अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये चीज़ें जोड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित कर रही है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। The atmosphere of the earth can be divided into 4 major layers. हम इन लेयर्स को, इस एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, इनको, वातावरण को 4 प्रमुख परतों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन वायुमंडल में घनत्व और तापमान के अंतर पर आधारित है। वायुमंडल में वायु का घनत्व विभिन्न गैसों की मात्रा की प्रति इकाई की संख्या से निर्धारित होता है। यह प्रति इकाई वायु अणुओं की संख्या से बड़ी है, जो अधिक से अधिक वायु का घनत्व होगा। सघन हवा जमीन के करीब रहती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है हवा का घनत्व घटता है। पृथ्वी की 4 मुख्य परतें, The 4 major layers of the atmosphere of the earth are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. इस डायग्राम में हम इन लेयर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारी ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर सबसे नीचे। आफ्टर दैट स्ट्राटोस्फियर में ओजोन भी आती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है मेसोस्फियर, लोनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर सबसे ऊपर है। Next, now we will discuss firstly troposphere. The troposphere is the lowest and the densest layer of the atmosphere. जो ट्रोपोस्फियर है सबसे, वायुमंडल की सबसे निचली और सघन है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। यह भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और पोल्स पर लगभग 8 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 3/4 भाग इस परत में समाहित है। लगभग सभी धूल के कण और पानी की वाष्प इसमें समाहित है। मौसम की सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। इस परत में तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ गिरता है। Second, stratosphere. The second layer of the atmosphere is called stratosphere, which extend up to a height of about 50 किलोमीटर। वायुमंडल की दूसरी परत को स्ट्राटोस्फीयर कहा जाता है, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। वायुमंडल का अधिकांश ओजोन इस परत में समाहित है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उल्का इस परत में आमतौर पर जल जाते हैं। लंबी दूरी के हवाई जहाज स्ट्राटोस्फीयर के निचले हिस्से की उड़ान भरते हैं, ताकि वायु प्रतिरोध की कमी का फायदा उठाया जा सके। नंबर 3 है मेसोस्फीयर। इट लाइज अबव द स्ट्राटोस्फीयर एंड एक्सटेंड अबाउट 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्ट्राटोस्फीयर के ऊपर स्थित है और पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर फैली हुई है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है।
मेसोस्फीयर का वातावरण में सबसे ठंडा तापमान है। नंबर 4 थर्मोस्फीयर, इट लाइज अबव द मेसोस्फीयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है, यह 2 भागों में बटी है। लोनोस्फीयर, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लोनोस्फीयर, ये है लिखा हुआ है लोनोस्फीयर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स द रेडियो सिग्नल्स बैक टू द अर्थ, thus मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। यह परत रेडियो सिग्नल को परावर्तित करती है, परावर्तित कर पृथ्वी पर वापस भेजती है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव हो पाता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। द अपर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर टू द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। थर्मोस्फीयर के ऊपरी हिस्से को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले रेडिएशन के फिल्टर के रूप में कार्य करता है। विभिन्न गैसें सन से रेडिएशन को सीमित मात्रा में पृथ्वी की सतह तक पहुंचने देती हैं और सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन ब्लॉक कर देती हैं और पृथ्वी की सतह तक ये रेडिएशन नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट है आपका वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। एज स्टडीड अर्लियर, ऑल द वेदर phenomena take place in the atmosphere. Now in the next phase of the chapter we shall study about weather and climate. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मौसम संबंधी घटनाएं वातावरण में घटित होती हैं। अब चैप्टर को अगले भाग में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। मौसम हमारे पर्यावरण का एक बदलता हुआ तत्व है। भौतिक पर्यावरण के किसी अन्य तत्व की तुलना में मानव जीवन मौसम से अधिक प्रभावित होता है। वेदर इज एन एवर चेंजिंग एलिमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड मोर by weather than any other element of the physical environment. Today the newspaper, radio and television report a wide range of weather events regularly. आजकल अखबार, रेडियो और टेलीविज़न नियमित रूप से मौसम की घटनाओं की रिपोर्ट देते हैं। वे आने वाले दिनों के दौरान मौसम की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। यह हमारे जीवन में मौसम की स्थिति को मानने वाले महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है, दिखाता है। हजारों वर्षों से वैज्ञानिक मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने की कोशिश करते रहे हैं। मौसम और उसके तत्व के अध्ययनों को मौसम विज्ञान के रूप में जाना जाता है। For thousands of years, scientists have tried to predict the weather. The study of weather and its elements is known as meteorology. Weather keeps changing from hour to hour and from day to day. Weather घंटे से घंटे और दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। किसी निश्चित स्थान पर और किसी निश्चित समय पर मौसम को वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक कंडीशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वेदर, जैसे कि अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाएगा, तो इसको हम वेदर कहेंगे। दूसरी ओर क्लाइमेट को एक बड़े क्षेत्र में समय की लंबी अवधि में मौसम की स्थिति के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लाइमेट मतलब जैसे कि ठंड है, सर्दी का जो सीज़न चल रहा है, क्लाइमेट है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, यानी कि बहुत लंबा। वेदर थोड़ी थोड़ी देर में घटने वाली घटनाएं होती हैं और क्लाइमेट जो है जो पूरा टाइम चलती हैं, जैसे कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। इस प्रकार यह औसत मौसम के साथ साथ भिन्नताओं और चरम सीमा का क्षेत्र है। वेदर और क्लाइमेट के बेसिक एलिमेंट्स सेम हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वर्षा के बादल, धूप, दबाव और हवाएं मौसम और जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। पृथ्वी पर गर्मी का एकमात्र स्थायी और निरंतर स्रोत सन है। सूरज लगातार सभी दिशाओं में गर्मी और प्रकाश फैलाता है, लाइट देता है। सन द्वारा जो ऊर्जा देने की इस प्रक्रिया को हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स, ये हमने पढ़ा, सोलर रेडिएशन हमने पढ़ा। अब नाउ इंसोलेशन, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। सूर्यताप,
पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सोलर रेडिएशन और सौर विकिरण, या इसको हम हिंदी में कहेंगे सौर विकिरण, को इंसोलेशन कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी पर जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा। ये तरंगे वायुमंडल को गर्म किए बिना पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। सेकेंड, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरण। इस ऊष्मा का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह पर दीर्घ तरंग विकिरणों के रूप में परिवर्तित होता है। यह टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। इस प्रकार पृथ्वी के माध्यम से वायुमंडल को अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किया जाता है। इस तथ्य के कारण कि हवा के लिए गर्मी का स्रोत जमीन है, यह हवा की निचली परतें हैं जो अधिक गर्म होती हैं। इस प्रकार वातावरण का तापमान जमीन के निकट अधिक होता है और जैसे जैसे वातावरण में ऊपर की ओर जाता है यह कम होता जाता है। नेक्स्ट, factor influencing distribution of insolation. The amount of insolation received on various parts of the earth is not equal. It varies from place to place and depends on the following factors. इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्यताप की मात्रा जो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर प्राप्त होती है वह बराबर नहीं है। यह स्थान स्थान पर अलग अलग होती है और निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, इंसोलेशन ऑफ सन्स रेज, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों का कोण जिस सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराती हैं वह जगह जगह और समय समय पर बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि सन की रेज दोपहर के समय पृथ्वी पर लगभग वर्टिकल होती हैं। इस समय पर सन की रेज अधिक गर्मी देती हैं। इसका कारण यह है कि दोपहर के समय सन की रेज कम क्षेत्र पर केंद्रित होती हैं और इस प्रकार के क्षेत्र की प्रति यूनिट प्राप्त होने वाली गर्मी की मात्रा अधिक होती है। सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें, सन की रेज जो हैं स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं और इस तरह एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं। इस प्रकार क्षेत्र प्रति यूनिट प्राप्त होने वाली गर्मी कम होती है। सन्स रेज तुलनात्मक रूप से सर्दियों की तुलना में गर्मी के मौसम में वर्टिकल रेज के पास होती हैं। इस प्रकार गर्मियों के दौरान एक स्थान पर प्राप्त इंसोलेशन सर्दियों की तुलना में ज़्यादा होता है। सेकेंड, लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई उस अवधि को निर्धारित करती है जिसके लिए एक स्थान पर सूर्य की किरणें और ऊर्जा प्राप्त होती है। दिन की लंबाई लैटिट्यूड के अनुसार अलग अलग होती है। इस प्रकार पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली इंसोलेशन की मात्रा जगह जगह और समय समय पर बदलती रहती है। ट्रॉपिकल एरिया, इस एरिया के बाहर के क्षेत्रों की तुलना अधिक इंसोलेशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। Land absorbs the reflects more heat than water because specific heat of land is less than that of water. भूमि जल से अधिक ऊष्मा हीट को एब्जॉर्ब करती है और परावर्तित रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि भूमि की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट पानी की तुलना में कम होती है। इसलिए भूमि पानी की तुलना में बहुत कम समय में गर्म और ठंडी हो जाती है। फोर्थ, थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की मोटाई। पृथ्वी की सतह पर इंसोलेशन सूर्यताप की तीव्रता भी वायुमंडल की मोटाई पर निर्भर करती है। पोलर रीजन ऑफ प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाला इंसोलेशन एटमॉस्फेरिक की थिकनेस के कारण मिनिमम है। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इंसोलेशन इज मिनिमम एट द पोल्स ड्यू टू मोर थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सूर्यताप कम होता है। रेज भी यहाँ पर सन की स्लैंटिंग होती हैं। बीच में अगर हम देखें तो इंसोलेशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर ड्यू टू लेस थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की मोटाई कम होती है तो इसलिए इंसोलेशन जो सन का जो ताप है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। इस डायग्राम में देखें हम सन रेज
वर्टिकल हैं इक्वेटर पर, ये बीच में इक्वेटर, और स्लैंटिंग है पोल्स पर। यहाँ इसमें एक और डायग्राम है, ये सन रेज इन द इवनिंग, सन रेज इन द मॉर्निंग और सन रेज एट नून, यानी कि सीधी पड़ रही हैं नून में, दोपहर में, और मॉर्निंग और इवनिंग में स्लैंटिंग होती हैं। आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।